सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875, 15 दिसंबर 1950 भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। आरंभिक जीवन। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादिद ग्राम में हुआ था। उनके पिता झवेरभाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाडबाई एक साधारण महिला थी। बचपन से ही पटेल कड़ी मेहनत करते आए थे। अल्पविराम। बचपन से ही वे परिश्रमी थे। खेती में बचपन से ही पटेल अपने पिता की सहायता करते थे और पेटलाद की एन.के. हाई स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने 1896 में अपनी हाई स्कूल परीक्षा पास की। स्कूल के दिनों से ही वे होशियार और विद्वान थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कॉलेज भेजने का निर्णय लिया था, लेकिन वल्लभभाई ने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लगभग 3 साल तक वल्लभभाई घर पर ही थे और कठिन मेहनत करके जिले के नेता की परीक्षा पास करने की तैयारी कर रहे थे, और वो परीक्षा उन्होंने अच्छे गुणों से पास भी की थी। बाद में उन्होंने बड़ी मेहनत से बैरिस्टर की उपाधि संपादन कर ली और साथ ही में देश सेवा में कार्य करने लगे। वल्लभभाई पटेल एक भारतीय बैरिस्टर और राजनेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से एक थे और साथ ही भारतीय गणराज्य के संस्थापक जनकों में से एक थे। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था और देश को एकता के सूत्र में बांधने में उन्होंने काफी योगदान दिया था। उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांधने और आज़ाद बनाने का सपना देखा था। भारत और दूसरी जगहों पर वे सरदार के नाम से भी जाने जाते हैं। राजनीतिक जीवन। गृहमंत्री के रूप में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं (ICS) का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (IAS) बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। सरदार पटेल जी के सम्मान में अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार पटेल के स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम एकता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। सरदार पटेल की यादों को ताज़ा रखने के लिए अहमदाबाद के शाहीबाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी में सरदार पटेल का 3D संग्रहालय तैयार किया गया है। नवंबर 1917 में पहली बार गांधी जी से सीधे संपर्क में आए। 1918 में अहमदाबाद जिले में अकाल राहत का बहुत व्यवस्थित ढंग से प्रबंधन किया। अहमदाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड से गुजरात सभा को अच्छी धनराशि मंजूर करवाई, जिससे इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी से निपटने के लिए एक अस्थायी हॉस्पिटल स्थापित किया। 1918 में ही सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का सफल नेतृत्व कर वसूली को माफ करवाया। गुजरात सभा को 1919 में गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके सचिव पटेल तथा अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी, धोती, कुर्ता और चप्पल अपनाए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई।
अहमदाबाद म्यूनिसिपल चुनाव में सभी ओपन सीटों पर जीत दर्ज की। तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपये एकत्रित किए। केवल गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 लाख सदस्य बनाए। गांधी से मिलकर गुजरात विद्यापीठ स्थापित करने का निर्णय किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। वे गुजरात प्रदेश कांग्रेस का एक वकील के रूप में सरदार पटेल ने कमजोर मुकदमे को सटीकता से प्रस्तुत करके और पुलिस के गवाहों तथा अंग्रेज न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। 1908 में पटेल की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद उन्होंने विधुर जीवन व्यतीत किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृतसंकल्प पटेल ने मिड टेम्पल के अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। फरवरी 1913 में भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता बार में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे। वो अहमदाबाद के फैशनपरस्त गुजरात क्लब में ब्रिज के चैंपियन होने के कारण भी विख्यात थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे। सरदार पटेल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल के अंदर बाहर हुए। हालांकि जिस चीज के लिए इतिहासकार हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, वो थी उनकी और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिस्पर्धा। सब जानते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में सरदार पटेल ही गांधी जी के बाद दूसरे सबसे प्रबल दावेदार थे। किंतु मुस्लिमों के प्रति सरदार पटेल की हठधर्मिता की वजह से गांधी जी ने उनसे उनका नाम वापस दिलवा दिया। 1945-1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए भी पटेल एक प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार भी गांधी जी के नेहरू प्रेम ने उन्हें अध्यक्ष नहीं बनने दिया। कई इतिहासकार यहां तक मानते हैं कि यदि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने दिया गया होता तो चीन और पाकिस्तान के युद्ध में भारत को पूर्ण विजय मिलती, परंतु गांधी जी के जगजाहिर नेहरू प्रेम ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। गांधी जी के प्रति श्रद्धा। महात्मा गांधी के प्रति सरदार पटेल की अटूट श्रद्धा थी। गांधी जी की हत्या से कुछ क्षण पहले निजी रूप से उनसे बात करने वाले पटेल अंतिम व्यक्ति थे। उन्होंने सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री होने के नाते अपनी गलती माना। उनकी हत्या के सदमे से वे उबर नहीं पाए। गांधी जी की मृत्यु के 2 महीने के भीतर ही पटेल को दिल का दौरा पड़ा था। नेहरू जी से संबंध। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि सरदार पटेल गुजरात के कृषक समुदाय से ताल्लुक रखते थे। दोनों ही गांधी जी के निकट थे। नेहरू समाजवादी विचारों से प्रेरित थे। पटेल बिजनेस के प्रति नर्म रुख रखने वाले खाँटी हिंदू थे। नेहरू से उनके संबंध मधुर थे, लेकिन कई मसलों पर दोनों के मध्य मतभेद भी थे। कश्मीर के मसले पर दोनों के विचार भिन्न थे। कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र को मध्यस्थ बनाने के सवाल पर पटेल ने नेहरू का कड़ा विरोध किया था। कश्मीर समस्या को सरदर्द मानते हुए वे भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय आधार पर मामले को निपटाना चाहते थे। इस मसले पर विदेशी हस्तक्षेप के वे खिलाफ थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के चुनाव के 25 वर्ष बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने लिखा था, निस्संदेह बेहतर होता यदि नेहरू को विदेश मंत्री तथा सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। यदि पटेल कुछ दिन और जीवित रहते तो वे प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य पहुंचते, जिसके लिए संभवतः वे योग्य पात्र थे। भारत के देशभक्तों में एक अमूल्य रत्न सरदार पटेल को भारत सरकार ने सन 1991 में
भारत रत्न से सम्मानित किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। 31 अक्टूबर उनकी जयंती पर अपनी भावांजलि के साथ शत शत नमन करते हैं। विचार 1। जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात हो ही नहीं सकती। 2। कठिन समय में काय बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। 3। उतावले उत्साह से बड़ा परिणाम निकलने की आशा नहीं रखनी चाहिए। 4। हमें अपमान सहना सीखना चाहिए। 5। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गालियां देना तो कायरों का काम है। 6। शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। 7। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखें को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का मजबूत हाथों से सामना कीजिए। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। यहाँ तक कि यदि हम हजारों की दौलत गंवा दें और हमारा जीवन बलिदान हो जाए, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और ईश्वर एवं सत्य में विश्वास रखकर प्रसन्न रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा, अनाज निर्यात नहीं किया जाएगा, कपड़ों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके नेता न विदेशी भाषा का प्रयोग करेंगे, न किसी दूरस्थ स्थान समुद्र स्तर से 7000 फुट ऊपर से शासन करेंगे। इसके सैन्य खर्च भारी नहीं होंगे। इसकी सेना अपने ही लोगों या किसी और की भूमि को अधीन नहीं करेगी। इसके सबसे अच्छे वेतन पाने वाले अधिकारी इसके सबसे कम वेतन पाने वाले सेवकों से बहुत ज्यादा नहीं कमाएंगे। और यहाँ न्याय पाना ना खर्चीला होगा, ना कठिन होगा। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो यह अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को अब ये भूल जाना चाहिए कि वो एक राजपूत है, एक सिख या जाट है। उसे ये याद होना चाहिए कि वो एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार है, पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। कठिन समय में काय बहाना ढूंढते हैं, बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है जब तक उसे ठीक ढंग से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है।